Hello everyone. This is the 8th lecture of the History Chapter 1, that is the French Revolution, from your book India and the Contemporary World First of class 9th. आप जो ये लेक्चर देख रहे हैं ये 8th लेक्चर है. इसकी और भी सीरीज़ आ चुकी हैं. 7 लेक्चर और हो चुके हैं जिनको आप देख सकते हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके लिंक आपको दिए हुए हैं. आप वहाँ से इनके जो और भी लेक्चर्स हैं उनको आप देख सकते हैं. If you have not watched the other videos of this chapter yet, then you can check out in the description box and links are given there. So students, in previous videos you have watched how France became republic after monarchy. कि पहले वहाँ पर क्या थे, पहले राजशाही थी, इसके बाद वहाँ पर चेंज हो गया और वो जो फ्रांस है वो रिपब्लिक हो गया. फिर आपने पढ़ा था द रेन ऑफ टेरर 1793 टू 1794. इसके बीच में जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर था वो लीडर हो गया और उसने ऐसी नीतियाँ बनाई, ऐसे प्रिंसिपल्स, ऐसे रूल्स वहाँ पर किए जिसकी वजह से वहाँ पर लोगों में डर का भाव पैदा हुआ. देन वीमेंस रिवॉल्यूशन, इसके बाद औरतों की क्रांति भी हुई. एंड नाउ यू विल स्टडी व्हेन द स्लेवरी हैड बीन एबॉलिश्ड. जो कि अब जो ये चैप्टर है, हालांकि इस बार सीबीएसई की ओर से ये चैप्टर आपका थोड़ा सा कम किया गया है, आपका सिलेबस थोड़ा कम कर दिया गया है, तो ये नहीं है, लेकिन फिर भी आपको हर चीज़ जान लेनी चाहिए क्योंकि इस बार नहीं है, नेक्स्ट में आएगा. तो जो भी बच्चे देखेंगे इसको तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर देम. तो अब आप पढ़ेंगे कि कैसे वहाँ की स्लेवरी जो है वहाँ पर कैसे ख़त्म हुआ था. सो लेट्स गेट स्टार्टेड आवर टुडेज वीडियो. द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी. स्लेवरी कब कैसे ख़त्म हुई है वहाँ पर. अब आप पढ़ने जा रहे हैं स्लेवरी कैसे वहाँ पर अब ख़त्म हुई है. अब हम लोग जो इसके पहले औरतों में बहुत डर था, अब वो क्या होगा, अब वो डर उनका ख़त्म हो गया है. अब वो अपने आप को फ्री फील कर रही हैं. लेकिन औरतों को तो उनकी आज़ादी मिल गई है, उन्हें पॉलिटिकल पावर उनके साथ मिल गई है, उन्हें पॉलिटिकल पावर के साथ साथ उन्हें वोटिंग राइट्स भी मिल गए हैं. बट क्या अभी भी लोग जो वहाँ के मेंस हैं, क्या वहाँ पर उनके साथ अच्छा बिहेव हो रहा है? हम इस चैप्टर में इस वाले सेक्शन में ये पढ़ेंगे. वन ऑफ द मोस्ट रिवॉल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म्स ऑफ द जैकोबिन रिजीम वॉज द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी इन द फ्रेंच कॉलोनीज. तो सबसे ज़्यादा जो रिवॉल्यूशनरी चेंज हुआ था वो हुआ था जैकोबिन रिजीम में. मतलब जब रॉबेस्पियर आया था उस टाइम में उसने क्या किया था, उसने फ्रेंच कॉलोनीज़ में स्लेवरी का जो एबॉलिशन है, मतलब स्लेवरी दास प्रथा, लोगों को जो गुलाम बना के रखा जाता था, उस ट्रेडिशन को ख़त्म कर दिया. द कॉलोनीज़ इन द कैरेबियन, मार्टिनिक और ग्वाडेलूप एंड सैन डोमिंगो were important suppliers of commodities such as tobacco, indigo, sugar and coffee. तो द कॉलोनीज़ इन द कैरेबियन की जो कॉलोनीज़ थी उनमें जो सप्लायर्स थे ऑफ कमोडिटीज़, मतलब जो नॉर्मल हमारी ज़रूरतों की सप्लाई करते हैं, उनमें कौन कौन से लोग थे, वो थे मार्टिनिक और ग्वाडेलूप और सैन डोमिनिगो. ये लोग जो है ये सप्लाई करते थे किन चीज़ों की, कमोडिटीज़ की. कौन सी कमोडिटीज़? सच एज टोबैको तंबाकू, इंडिगो नील जिसे नीला कलर आता है, शुगर चीनी की, एंड कॉफ़ी और कॉफ़ी के लिए. बट द रिलुक्टेंस ऑफ यूरोपियंस टू गो एंड वर्क इन डिस्टेंट एंड अनफेमिलियर लैंड्स मीन्ड अ शॉर्टेज ऑफ लेबर ऑन द प्लांटेशंस. लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जो यूरोपियन थे वो कहीं पर जाना नहीं चाहते थे. यूरोपियंस टू गो, वो हमेशा वो मना करते थे कि हम कहीं भी दूर जाकर काम नहीं करेंगे. वर्क इन डिस्टेंस, वो जाना नहीं चाहते, फिर दूर जाकर काम नहीं करना चाहते. और ऐसी जगह पर अनफेमिलियर लैंड, यानी कि वो ज़मीन जहाँ पर वो जानते ही नहीं है कि वो कहाँ जा रहे हैं, मतलब वो अपने ही देश में वर्क करना चाहते थे. पर काफ़ी लोग चाहते थे, मतलब बहुत सारे लोग कहीं भी जाने से मना कर देते थे. तो ऐसे में क्या हुआ, ऐसे में शॉर्टेज ऑफ लेबर ऑन द प्लांटेशन हो गया, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोगों में मतलब श्रम की कमी आ गई. अब जब लोग आएंगे जाएंगे नहीं कहीं पर भी, तो उनके साथ क्या होगा, उनकी चीज़ें जो है, जो ग्रोथ होगी वहाँ की, उस एरिया के पर्टिकुलर एरिया की, वो कम हो जाएगी, वो उतने में ही लिमिटेड हो जाएगी. जैसे हम आप अगर हमारे पास कोई मीन्स नहीं है, हमारे पास कोई कन्वीनियंस नहीं है, तो हम यहाँ वहाँ अगर आना जाना नहीं शुरू करते हैं तो क्या उससे क्या होता है कि हम चीज़ों के बारे में जानते नहीं हैं.
जानेंगे नहीं हम अगर कुछ चीज़ों को, तो फिर उनके बारे हमारी ग्रोथ कैसे होगी, हम अपने एरिया का डेवलपमेंट कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए वहाँ पर क्या हुआ, श्रम की कमी हो गई जब लोगों ने कहीं बाहर जाने से मना कर दिया। सो दिस वॉज मेट बाय अ ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिकाज। तो इसकी वजह से क्या हुआ, एक ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल बन गया किसके बीच में, ट्रायंगल बना यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच। कि अब ये क्या होना था यहाँ पर, दिस वॉज मेट बाय अ ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। स्लेव ट्रेड मतलब यहाँ से दास यहाँ आएंगे, फिर ये अगर चाहेंगे तो उनको इधर बेच देंगे, यहाँ से फिर वो इनको बेच देंगे, मतलब इन 3 देशों के बीच ये ट्रेड शुरू हो गया। सॉरी, देशों के बीच नहीं, कॉन्टिनेंट्स के बीच, ठीक है। इसके बाद फिर क्या हुआ, द स्लेव ट्रेड बिगेन इन द 17th सेंचुरी। और अब इस तरीके जब ट्रायंगुलर बन गया तो लोगों के बीच उनके पास एक रास्ता हो गया कि ठीक है, यूरोप में अगर नहीं ज़रूरत है तो वो अफ्रीका भेज दें उन स्लेव्स को। स्लेव्स मतलब गुलाम, ऐसे लोग जो कहीं आना जाना नहीं चाहते थे पर उन्हें ज़बरदस्ती उन्हें ख़रीदा जाता था। जो जैसे आपने देखा होगा, पहले एक सीरियल आता था उड़ान कलर्स पर, उसमें क्या था, ये एक तरीके से बंधुआ मजदूर वाला था। तो कुछ इसी तरीके का ट्रेडिशन वहाँ फ्रांस में भी हो रहा था कि जो लोग काम नहीं करना चाहते थे उनको खरीद लिया जाता था। कोई फैमिली का कोई बेच देता था या कोई और, मान लीजिए उस व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा कर नहीं, उधार लिया हुआ है अपने लैंडलॉर्ड से, या फिर जो फ्यूडल सिस्टम था वहाँ पर उसमें, तो अगर उसने अपना कर्ज नहीं चुकता किया है तो वो लोग उसे खरीद लेते थे। और उसके बाद वो उसके साथ कैसा भी बिहेव करे, कैसा भी व्यवहार करे, ये उस व्यक्ति पर निर्भर करता था जो उस जिसने खरीदा है। तो स्लेव ट्रेड बिगैन इन 17th सेंचुरी। इस तरीके से जो गुलामों का व्यापार था वो शुरू हो गया 17th सेंचुरी में। फ्रेंच मर्चेंट्स सेल्ड फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ बोर्डॉक्स और नैंटिस टू द अफ्रीकन कोस्ट। तो क्या हुआ, जो फ्रेंच के मर्चेंट्स थे मतलब व्यापारी थे, सेल्ड फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ बोर्डॉक्स और नैंटिस के जो पोर्ट थे वहाँ अफ्रीकन पोर्ट थे, यहाँ तक वो व्यापार करते थे। वेयर दे बॉट स्लेव्स फ्रॉम लोकल चीफ्टेंस, मतलब जहाँ पर वो गुलामों को खरीदते थे सस्ते दामों पर, वहाँ के लोकल लोगों से वो गुलाम खरीद कर लेकर जाते थे अपने देश। ब्रांडेड एंड शैकल्ड, उसके बाद उनको ब्रांडेड, उनके ऊपर जैसे होता है ना कि पता कैसे चलेगा कि ये हमारा गुलाम, इसे मैंने ख़रीदा है, तो उनके हाथ पर मुहर टाइप में लगा दी जाती थी कि ये मेरा ख़रीदा हुआ गुलाम है और मैं इसे यहाँ से लेकर आया, तो ये प्रूफ होता था। द स्लेव्स वर पैक्ड टाइटली इनटू शिप्स, उन्हें कस कर शिप्स में पैक कर दिया जाता जैसे कोई सामान होता है। फॉर द 3 months लॉन्ग वॉयज अक्रॉस द अटलांटिक टू द कैरिबियन। तो ये जो यात्रा होती थी, ये देखिए जब वाटरवेज से हम ट्रैवल करते हैं तो वो चीपेस्ट तो होता है, सस्ता तो होता है, लेकिन उसमें टाइम बहुत ही ज़्यादा लगता है। तो ऐसे में जब वो अटलांटिक से लेकर के कैरेबियन तक की वॉयज करते थे, मीन्स यात्रा करते थे, तो 3-4 महीने का समय लगता था उसमें। और उसमें क्या है कि वो जो अपने दास को ले जा रहा है उसको कस के बांध के रखते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि वो जो गुलाम है वो छुड़ा कर या किसी तरीके से वहाँ से भाग जाए। एक तरीके समझ लीजिए बहुत ही गंदे तरीके का बिहेव उनके साथ किया जाता था। जैसे हम किसी चीज़ को ले आते हैं तो उसको चाहे जैसे जिस वे में चाहे हम उसे तोड़ सकते हैं, मरोड़ सकते हैं, चाहे तो एक कोने में फेंक दें, उसी तरीके का इन दासों के साथ भी, इन स्लेव्स के साथ भी बिहेव किया जाता था। देयर दे वर सोल्ड टू प्लांटेशंस ओनर्स, मतलब फिर वहाँ पर वो जो भी चाहता था खरीदना दास को, वो उन्हें खरीदता था। द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्लेव, यानी गुलामों का जो शोषण था, स्लेव लेबर मेड इट पॉसिबल टू मीट द ग्रोइंग डिमांड इन यूरोपियन मार्केट्स फॉर शुगर, कॉफ़ी एंड इंडिगो। तो जो यहाँ पर उनके गुलामों के साथ जो उनका बिहेवियर था, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्लेव लेबर मेड इट पॉसिबल, इसी चीज़ ने पॉसिबल कर दिया टू मीट द ग्रोइंग डिमांड, कि लोगों की डिमांड जो यूरोप में बढ़ रही थी किन चीज़ों की, शुगर की, कॉफ़ी की और इंडिगो की, उनके साथ इसने और चीज़ों की भी मांग को बढ़ा दिया। पोर्ट सिटीज़ लाइक बोर्डॉक्स एंड नैंटिस ओन्ड देयर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी टू द फ्लोरिशिंग स्लेव ट्रेड। और पोर्ट सिटीज़, यानी जो पोर्ट सिटीज़ का मतलब होता है समुद्र से जुड़े हुए जो जगह होती है उनको पोर्ट सिटीज़ कहा जाता है। तो ये जो सिटीज़ थी लाइक बोर्डॉक्स और नैंटिस, इन्होंने अपनी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी गेन की कैसे, स्लेव ट्रेड को बढ़ाकर। तो जो बोर्डॉक्स और नैंटिस हैं,
ये आता है आपके एग्ज़ाम में मैप पे शो करने के लिए। आपके चैप्टर के एंड पर जो है वो एक आपको स्लाइड जो ऐड कर देंगे जब आपका ये लेसन 1 कंप्लीट हो जाएगा, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तब तो आप उसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो प्लेसेस हैं उनको हाईलाइट करने के लिए आता है। आपको उनको लोकेट करना पड़ता है कि ये कहाँ है, जैसे बोर्डॉक्स है, नैंटिस है, वर्साइल है, और इस तरीके से आपके लिए एग्ज़ाम में आते हैं। तो आप प्लीज़ उसको लास्ट अपना से इसका लास्ट सेशन देखना ना भूलिएगा। तो नैंटिस और बोर्डॉक जैसे जो शहर थे ये बढ़े फले फूले किस वजह से? स्लेव ट्रेड की वजह से। गुलामों का जो व्यापार करते थे इसकी वजह से इनका बहुत ज़्यादा ये बढ़ गए शहर। थ्रू आउट द 18th century there was little criticism of slavery in France। फिर जो 18th सेंचुरी है, 17th में तो इनका जो ट्रेडिशन है, जो स्लेव का ट्रेड था, ये तो बहुत ज़्यादा बढ़ा, व्यापार बढ़ गया। लेकिन 18th सेंचुरी में थोड़ा सा वहाँ पर लिटिल क्रिटिसिज्म, मतलब थोड़ी उसकी निंदा की जाने लगी, बुराई की जाने लगी कि स्लेवरी अच्छी चीज़ नहीं है। कहाँ पर? फ्रांस में। द नेशनल असेंबली हेल्ड लॉन्ग डिबेट अबाउट वेदर द राइट्स ऑफ मैन शुड बी एक्सटेंडेड टू ऑल फ्रेंच सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग दोज इन द कॉलोनीज। फिर वहाँ पर क्या हुआ? द नेशनल असेंबली में लंबे समय तक ये डिबेट चली अबाउट वेदर कि क्या लोगों को, सभी को ये अधिकार दे दिए जाएं, इंक्लूडिंग दोज इन द कॉलोनीज, जो कॉलोनीज़ में रहते हैं उन्हें भी, और जो वहाँ के प्रजा है उन्हें भी उनके पूरे अधिकार दे दिए जाएं, या फिर नहीं दिए जाएं, या कुछ को दास बना के, मतलब जैसे अगर दास प्रथा चल रही है वहाँ पर तो ये उसे चलने दिया जाए। तो इन चीज़ों को लेकर वहाँ पर लंबे समय तक बहस होती रही। बट it did not pass any laws fearing opposition from businessmen whose incomes depended on the slave trade। लेकिन it did not pass any laws, लेकिन कोई भी किसी भी तरीके का कोई कानून पास नहीं किया गया। किस डर से? इस डर से fearing opposition from businessmen, कि जो वहाँ के बिजनेसमैन हैं वो कहीं हमारा विरोध ना करें। और ये डर क्यों था लोगों में? क्योंकि whose incomes depend on the slave trade, जो बिजनेसमैन हैं उनकी इनकम डिपेंड करती है स्लेव ट्रेड पे, मतलब वो दासों का व्यापार कर रहे हैं, यही उनकी बेसिक इनकम है। तो अगर ये बिजनेसमैन जो है वो अगर विरोध करने लगेंगे तो वहाँ की जो असेंबली है, जो कन्वेंशन है, कहीं ऐसा ना हो कि वो हटा दी जाए या फिर उसे ख़त्म कर दिया जाए। तो ये चीज़ वहाँ पर थोड़ा पार्शियलिटी चल रही थी। इट वॉज फाइनली द कन्वेंशन विच इज़, तो फिर फाइनली क्या हुआ? जो ये कन्वेंशन ही थी जिसने विच इन 1794 लेजिस्लेटेड टू फ्री ऑल स्लेव्स इन द फ्रेंच ओवरसीज पोजेशंस, जिसने 1794 में ये किया कि जितने लोगों ने भी दास खरीद रखे हैं या लोगों को दास बना रखे हैं वो अपने अधिकार हटा लेंगे। पोजेशन मतलब वो अपना अधिकार हटा लेंगे फ्रेंच में। This, however, turned out to be a short-term measure 10 years later। हालांकि ये जो काम हुआ इसमें 10 साल का समय लग गया, बट फाइनली हो गया। नेपोलियन, फिर क्या हुआ? नेपोलियन reintroduced स्लेवरी। फिर लेकिन क्या हुआ? हाउएवर टर्न्ड आउट टू बी अ शॉर्ट टर्म मेजर, ये कुछ समय का हुआ। उसके बाद जब 10 years later 10 साल बाद नेपोलियन री इंट्रोड्यूस्ड स्लेवरी, नेपोलियन ने स्लेवरी को फिर से इंट्रोड्यूस किया, मतलब नेपोलियन ने स्लेवरी फिर से ला दी। प्लांटेशन ओनर्स understood their freedom as including the right to enslave African Negroes in pursuit of their economic interest। फिर क्या हुआ? जब नेपोलियन ने स्लेवरी ले आया, वो वापस से उसने स्लेवरी दास प्रथा को स्टार्ट कर दिया। प्लांटेशन ओनर्स अंडरस्टूड देयर फ्रीडम, तो उन्हें लगा, जो वहाँ के ओनर्स थे, जिन्होंने, जो बड़े व्यापारी थे जिनको कहा जाता है कि उपनिवेशक, उन्होंने क्या किया? अंडरस्टूड, वो समझ गए, देयर फ्रीडम, वो अपनी आज़ादी को समझ गए, एज इंक्लूडिंग द राइट टू इंस्लेव अफ्रीकन। उन्हें लगा कि उनकी आज़ादी इसी चीज़ पर है जब वो अफ्रीका के निग्रोज को, निग्रो मतलब अफ्रीका के जो काले लोग हैं उन्हें निग्रो कहा जाता था, तो उन्हें अगर वो अपना दास बना लेंगे तो अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए उन्होंने उन्हें अपना दास बनाने की सोची। स्लेवरी वॉज फाइनली अबॉलिश्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज इन 1848, और फाइनली स्लेवरी ख़त्म हुई, अबॉलिश्ड मतलब पूरी तरीके से ख़त्म कर दी गई, इन फ्रेंच कॉलोनीज इन 1848 में स्लेवरी को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया। यहाँ पर एक आपको इमेज दिखाई जा रही है, ये देखिए, इसमें क्या है? ये फिगर है एक
जो वहाँ पर जब स्लेवरी पूरी तरीके से ख़त्म हुई है, तब उसके बाद द इमेंसिपेशन ऑफ स्लेव्स यानी दासों की मुक्ति, अब उन्हें आज़ादी मिल गई थी, अब वो कोई भी व्यक्ति दास नहीं होगा। दिस प्रिंट ऑफ, ये आप फिगर 14 देख रहे हैं, ये आपका फिगर है, इसमें देख रहे हैं आप कि एक महिला वो यूरोपियन क्लॉथ्स पहना रही है ये दासों को, ये एक है और एक ये है स्लेव है, इनको एक यूरोपियन पर्सन बनाने के लिए कि अब ये दास नहीं है, ये फ्री हैं, ये किसी भी तरीके के प्रोफेशन कर सकते हैं, एकदम मतलब अपने मन के मुताबिक ज़िंदगी जी सकते हैं। दिस प्रिंट ऑफ 1794 डिस्क्राइब्स द इमेंसिपेशन ऑफ स्लेव्स, ये प्रिंट 1794 का है जो ये डिस्क्राइब करता है अबाउट द इमेंसिपेशन ऑफ स्लेव्स, यानी अब दास मुक्त हैं। द ट्राई कलर बैनर ऑन टॉप कैरीज द स्लोगन, जो ट्राई कलर का बैनर आप देख सकते हैं फिगर में, ये स्लोगन है, इसमें लिखा हुआ है द राइट ऑफ मैन, ये मनुष्य का अधिकार हो गया है। द इंस्क्रिप्शन बिलो रीड्स, और उसके नीचे लिखा हुआ है, ये जो इंस्क्रिप्शन है इसको ये आपका फ्रेंच में लिखा हुआ है, इसका मतलब है द फ्रीडम ऑफ द अनफ्री, यानी अब वो फ्री हैं पूरी तरीके से। द फ्रीडम ऑफ द अनफ्री, जो पहले फ्री नहीं थे उनके लिए अब ये आज़ादी है। अ फ्रेंच वुमेन प्रिपेयर्स टू सिविलाइज द अफ्रीकन एंड अमेरिकन इंडियन स्लेव्स बाय गिविंग देम यूरोपियन क्लॉथ्स टू वियर, जो आप फिगर के थ्रू जैसे पहले बताया, अ फ्रेंच वुमेन प्रिपेयर्स टू सिविलाइज, ये कोशिश कर रही है इन्हें सिविलाइज्ड करने की, इन्हें सभ्य बनाने की, द अफ्रीकन एंड अमेरिकन इंडियंस, जो अफ्रीका में और अमेरिका के जो इंडियन स्लेव्स हैं उन्हें बाय गिविंग देम यूरोपियन क्लॉथ्स टू वियर, उन्हें यूरोपियन कपड़े देकर वो सभ्य बनाने की कोशिश कर रही है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, दिस इज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस सेशन। ओके, अब नेक्स्ट में आप पढ़ेंगे द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, ये आपका नेक्स्ट होगा पार्ट 9। ओके, सो अगर आपको आज का चैप्टर अच्छा लगा हो, जैसा भी थोड़ा सा भी अगर समझ में आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें, और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।